हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हाँ, यूक्रेन में एज अ मेडिकल स्टूडेंट क्या क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सो अगर आप में भी यहाँ पे यूक्रेन में अगर आप मेडिकल स्टडीज़ के लिए आना चाहते हो या फिर सोच रहे हो आने के लिए, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चल दो शुरू करते हैं। सो गाइज़, हमारा जो सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है यहाँ पे यूक्रेन में आने के बाद, वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। सो गाइज़, वी ऑल नो दैट यूक्रेन इज़ एन यूरोपियन कंट्री, बट यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, वो यूक्रेनियन लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है। तो सिर्फ इंग्लिश आती है उससे काम नहीं चलने वाला। हालांकि जो हमारी पढ़ाई होती है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू टिल सिक्स ईयर, उसमें सब कुछ इंग्लिश में होता है। बट यहाँ पे जब हमको लोकल लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल हमें मार्केट में या ग्रॉसरीज वगैरह लेना है, या फिर कहीं किसी से फ़ोन पे बात करना है, या कोई प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, ये सब सारी चीज़ें के लिए हमें यूक्रेनियन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा पहला ड्रॉबैक था जिसको मैं आपको बताना चाहता था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और थोड़ा सा यूक्रेनियन सीखना टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आ जाता है। सो गाइस, हमारा जो अगला डिसएडवांटेज है वो है कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी फॉर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आर रियली वेरी लो। सो गाइज, हमारा फर्स्ट ईयर से तो प्रैक्टिकल सब शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल्स में हमें काफ़ी कुछ करने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो हमें पेशेंट्स को जाके हॉस्पिटल में इंटरेक्ट करने का जो मौका होता है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत कम मिलती है। हालांकि थर्ड ईयर में जाके थोड़ा बहुत मिलता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके थोड़ा बहुत पेशेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। बट क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली लैंग्वेज भी नहीं आती है, और लोकल लोगों को, लोकल पेशेंट्स को भी इंग्लिश उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो प्रॉपर इंटरेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। और हमें सेल्फ स्टडी पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बट थोड़ा सा ये यूक्रेन की प्रॉब्लम भी है कि जो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर होता है स्टूडेंट्स का विद द पेशेंट्स, वो बहुत कम मिल पाता है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, क्लिनिकल नॉलेज होता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक रह जाता है स्टार्टिंग में। बट अगर आप इसको चाहो तो इम्प्रूव कर सकते हो। फोर्थ या फिफ्थ ईयर में अगर आप लैंग्वेज अच्छे से कर लेते हो, तो वहाँ पे आप जाके खुद से पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो। सो हमारा जो अगला डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ कैंपस। सो गाइज, यहाँ पे यूक्रेन में मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो उनके कैंपस खुद के नहीं होते। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं कैंपस, बट जैसे हमारे इंडिया में होता है कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी के खुद के कैंपस होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं सारे, वो ऑल ओवर द सिटी में पूरे फैले होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे डिपार्टमेंट हुए दूसरे डिपार्टमेंट, तो वॉकिंग डिस्टेंस से तो हम वॉक करके जा सकते हैं, या फिर अगर दूर हुए तो हमें बस या फिर टैक्सी से जाना पड़ता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है स्टार्टिंग में जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको सारे डिपार्टमेंट पता नहीं होते, भाग भाग के इधर उधर जाना पड़ता है, सारे बस के रूट्स नहीं मालूम होते। बट हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है कि हर क्लास के बाद हाफ एन आवर का गैप मिलता है, तो हमें उसी हाफ एन आवर में एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचना पड़ता है। कभी कभी हम थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, जिससे कि टीचर्स एनबी पुट या फिर एब्सेंट पुट कर देते हैं, और फिर उसे रिवर्क करना पड़ जाता है। भाई, जो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सीरियस वाला डिसएडवांटेज लगता है वो है कि 100% अटेंडेंस आपके होने चाहिए। तो भाई, जैसा कि हमारे इंडिया में होता है कि आपका अटेंडेंस अगर 70 या 75% भी होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती एग्जाम्स में बैठने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका 100% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। अगर आपका 100% अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्जाम में, यानी कि सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है उसमें आप बैठ नहीं सकते, आपको एग्जाम देने को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है, कोई रीज़न होता है, फॉर एग्जांपल तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गए हम, या फिर कोई ऐसा अर्जेंट काम आ गया, इंपॉर्टेंट काम आ गया, जिसकी वजह से हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें क्लास अगर छोड़ना पड़ा तो उसको हमें रिवर्क करना पड़ता है, मतलब कि उस दिन का हमें अटेंडेंस कवर अप करना पड़ता है। तो क्योंकि आपकी 100% अटेंडेंस से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ भाई थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाता है। तो अगर आप यूक्रेन में आना चाहते हो तो ये चीज़ हमेशा माइंडसेट करके रखो कि भाई आपको अटेंडेंस में कोई लापरवाही नहीं कर सकते। अब इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपका अटेंडेंस क्लियर नहीं हुआ, आपका अटेंडेंस 100% नहीं हुआ, तो आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते, और फिर आपको एक्सपेल होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को कभी गलती ना करें कि अटेंडेंस जो है वो हमेशा कोशिश करो कि कभी क्लास नहीं छोड़ो। यहाँ पे यूक्रेन में आने के बाद जितना हो सके उतना आपका मैक्सिमम अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं हमारे अगले डिसएडवांटेज की तरफ। तो जो अगला डिसएडवांटेज है वो कि यहाँ पे जो यूक्रेन में एमबीबीएस होता है वो 5 साल का नहीं 6 साल का होता है। जैसे कि बहुत कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि एमबीबीएस 5 साल का होता है या 5.5 साल का, 5.5 ईयर का होता है। बट यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपरली, अगर आप यहाँ पे एमबीबीएस करने आना चाहते हो तो आपको पहले से माइंडसेट करके रखना पड़ेगा कि भाई हमें 5 साल का नहीं 6 साल के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, जो कि 1 साल का आपका एक मार्जिन रखना पड़ेगा कि भाई हमें 6 साल का एमबीबीएस करना है, उसके बाद इंडिया में आके आपको एमसीआई के लिए प्रिपरेशन करना है, जो कि एफएमजीई होता है अभी फिलहाल। सो हमारा जो अगला डिसएडवांटेज है वो है कि पार्ट टाइम जॉब्स आर नॉट इजीली अवेलेबल।
सो गाइज़ बहुत से इंडिया में स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोच के आते हैं कि भाई चलो यूक्रेन चलते हैं और फिर वहाँ पे जाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़े बहुत पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है, बट यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है और जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, वो दो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब होता क्या है कि आपकी जो क्लासेस शुरू होती हैं वो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से लेके शाम को 3 साढ़े 3 तक 4 बजे तक लगभग क्लासेस चलती हैं। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि आपका जो बीच में टाइम वो क्लासेस में ऊपर चला जाता है, उसके बाद आपका जो टाइम बचेगा उसमें आपको खाना बनाना होगा, आपको अपनी स्टडीज़ देखनी होगी, कॉलेज के असाइनमेंट, नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन, सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। इसके बाद आप चाहो तो वीकेंड में आपका मंडे टू फ्राइडे तक आपकी क्लासेस चलती है, 5 दिन की क्लासेस होती हैं। उसके बाद आपका सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टियाँ होती हैं। तो अगर आप चाहो तो सैटरडे संडे को भले ही पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो। अदरवाइज़ ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा जो रीज़न ये होता है कि यहाँ पे यूक्रेनियन लैंग्वेज अगर आपको आती है, थोड़ी बहुत बेसिक्स आती है, तब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए सोचना है। अदरवाइज़ इट्स नॉट रियली फिजिबल टू थिंक अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स इन यूक्रेन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज। क्योंकि आपको कोई भी जॉब करने के लिए आपको लोकल पब्लिक से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, और पब्लिक से इंटरेक्ट करने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज आनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट बेसिक्स आनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई डिलीवरी बॉय का या फिर कॉल सेंटर में कहीं भी काम करे तो आपको पब्लिक से इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज तो आना पड़ेगा ही, और लैंग्वेज जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप पार्ट टाइम जॉब के लिए सोचना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। सो अगला जो डिसएडवांटेज है वो है यहाँ पे सीवियर विंटर्स। सो भाई ठंडियाँ मत पूछो यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अभी हमारा मई आने वाला है और अभी टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री के आसपास रोज़ होता है, दिन में भी रात का भी यही सिचुएशन है, 0 डिग्री तक चला जाता है। तो यहाँ पे विंटर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 6 महीने तक 7 महीने तक विंटर्स लंबे चलते रहते हैं। आपने मेरी विंटर्स वाली वीडियो देखी होगी जिसमें पूरा सिचुएशन मैंने थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की आपको कि कैसे यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, क्या है, कैसा दिखता है बर्फ़ में माहौल यहाँ पे। ये आई बटन में उधर लिंक है उसका। तो यहाँ पे मैं ये बताता कि विंटर्स होते काफ़ी लंबे होते हैं। जैसे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादातर माइनस में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका -3 4 तो नॉर्मल होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि -20 -25 तक भी चला जाता है टेम्परेचर। वो जब बहुत ज़्यादा सीवियर विंटर्स होने लगते हैं तब टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो जाता है, बट नॉर्मली हमारा -10 के आसपास टेम्परेचर रहता है। सो स्टार्टिंग में जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर में मैनेज करने में सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे जब टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों बच्चे रहते हैं, तो ये चीज़ें जब धीरे धीरे आप यहाँ पे अडेप्ट हो जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगेगी। यहाँ का जो टेम्परेचर है नॉर्मल लगने लगेगा। हालांकि थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है भाई, हमेशा जैकेट पहन के, हमेशा स्वेटर पहन के जाओ बाहर, क्योंकि इतने ज़्यादा भारी भारी सब जैकेट और स्वेटर्स पहन के, बूट पहन के जाना। सो गाइस, हमारा जो आखिरी डिसएडवांटेज है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ये है एडमिशन प्रोसीजर इज़ नॉट डायरेक्ट। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ का ये सिस्टम होता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो, एप्लीकेशन भर दो और आपको फिर इन्विटेशन मिल जाएगा, फिर आप अपना एडमिशन खुद से करा सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एडमिशन अगर लेना होता है, यूक्रेन में आपको एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में, तो आपको या तो कोई एजेंट या फिर कोई ना कोई कंसल्टेंसी के थ्रू ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। आप इनविटेशन भले ही निकलवा लो यूनिवर्सिटी से, बट आपको बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो पेपर वर्क होता है, वो आपका कंसल्टेंसी या कोई एजेंट ही करेगा जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए कि आप कोई भी कौन सा एजेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, कौन से एजेंट के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन करवा रहे हो। और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या आपको एडमिशन के लिए पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट है, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान से जानना चाहिए, पता करना चाहिए। सो इसके लिए आप प्रॉपरली यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अपनी अपकमिंग वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस, ये सारे मैंने डिसएडवांटेजेस तो यहाँ पे आपको बता दिए, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे एडवांटेजेस भी हैं यूक्रेन में एमबीबीएस करने के, जो कि मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आपने अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ पुट योर लाइक। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।